नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार की पूरी जानकारी आपको देते हैं और उस आधार पर करवाते हैं आपकी विशेष तैयारी। यही नहीं, इस शो में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। यूट्यूब पर जाइए और कल की तैयारी ये शो देखते हुए कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज दीजिए। याद रखिए, अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, इसकी जानकारी जरूर दीजिए। इस आधार पर हम आपकी विशेष तैयारी कराएंगे। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब कल दिया जाएगा और जो सवाल आपने पिछले दिनों यानी बुधवार को पूछे थे उसका जवाब आज की चर्चा में दिया जाएगा। इन सब के बीच में मुझे खुशी हो रही परिचय कराते हुए शर्मिला जोशी.com से शर्मिला जोशी जी हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रही हैं और हमारे साथ रैली गियर ब्रोकिंग के मिश्रा साहब भी चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं बारी बारी से आपके पास आऊँगा, लेकिन ज़रा बाजार का एक चेक बनता है, वो ज़रूर ले लेते हैं। तो आप देखिए, फ्लैट क्लोजिंग कही जाएगी बाजार की। 25,800 के पास निफ्टी ने क्लोजिंग ली और बैंक निफ्टी ने 58,900 के पास क्लोजिंग ली। हालांकि गिरावट का जो दौर था वो ज़रूर जारी रहा। अगर हम मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर एक हल्की तेजी हमें देखने को मिल रही। 0.5% से थोड़ा ही कम जो है मिड कैप मजबूत हुआ। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप भी हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन फ्लैट कारोबार स्मॉल कैप में नजर आया। आपके निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लाएं तो आप देखेंगे इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन, जिस तरह से मैनेजमेंट ने कहा कि 3 दिनों की जो दिक्कत थी वो इतने सालों की उपलब्धि पर पानी नहीं फेर सकती, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट 3% चढ़ा जो है और निफ्टी का टॉप गेनर बना इंटरग्लोब एविएशन। टीसीएस का शेयर लगभग 2% यहाँ भी मजबूत देखने को मिली। मैक्स हेल्थ, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस में लगभग 1.5% तक की तेजी नजर आई। दबाव कहाँ था? सन फार्मा, जो यहाँ यूएसएफडीए से जो एक कंसर्न लेटर मिला उसकी वजह से सन फार्मा पर दबाव देखने को मिला। लगभग 2.5% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। टाटा स्टील लगभग 1.5% टूटता हुआ नजर आया। पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी और एलएनटी में आधे से 1% तक की गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरा लेकर आइए। 1134 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए और 1760 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए। चलिए जरा सबसे पहले एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं और अजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, बाजार ने एक वक्त पे रिकवरी साइन दिखाया, लेकिन क्लोजिंग जो हुई वो फ्लैट ही रही और एक स्तर जो था वहां से भी थोड़ा टूटता हुआ नजर आया। अब बताइए, और चूंकि अमूमन हम देखते हैं कि ये जो लास्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक होते हैं या थर्ड या फोर्थ वीक होते हैं, खासतौर पर दिसंबर के, वहाँ बाजार के ट्रेंड्स कमोबेश इसी तरह के नज़र आते हैं। तो ये एक फैक्टर है जो कि बाजार को हॉलीडे मोड पर ले जा रहा है, या आपको लगता है कि इस तरह के थोड़ा उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी आने वाले वक्त में भी नजर आएगी? शुक्रिया प्रशांत। देखिए, बिल्कुल ये तीसरा हफ्ता है अब। जैसे कि हम देखेंगे लास्ट 2 वीक बहुत सबड्यूड मूवमेंट, मतलब वॉलेटाइल स्विंग जरूर रहे, बट आपने एंड किया ऑलमोस्ट फ्लैटिश टोन पे, आधे % के कट। सिमिलर ट्रेंड करीब इस बार भी अनफोल्ड हो रहा है, करीब 1% अभी आप डाउन है, बट कुछ खास अचीव नहीं किया है बेसिकली व्हेन इट कम्स टू इंडेक्स। आप जो प्रीवियस स्विंग जहां से आपने एक रिकवरी दिखाई थी 25,700 का, उन लेवल्स के आज बहुत नजदीक आ गए। प्रशांत, देखिए मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप 25,700 को होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, बिकॉज अभी तक जो चल रहा था वो एक हेल्दी कंसोलिडेशन थी, जहां पे कि मार्केट के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं था। मींस आप हायर हाई हायर लोज बनाते हुए चल रहे थे। अगर आप 25,700 को डिसेसिवली ब्रेक करते हैं तो उस स्ट्रक्चर में वो डेंट पड़ेगा। फिर जो अभी हम करेक्शन मेजरली टाइम वाइज देख रहे हैं, मींस आपने कुछ खास मेजर डिक्लाइन देखा नहीं है रिकॉर्ड हाई से, वो हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस वाइज भी एक्सटेंड हो और 25,450 जो कि आपका 100 EMA है, मार्केट वहां तक पुश हो जाए। तो 25,700 को अपने को ध्यान रखना है कि ये क्रिटिकल लेवल होने वाला है कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए भी। ये नेगेटिविटी कब सबसाइड होगी? जब आप दोबारा से 20 EMA को रिक्लेम कर लेंगे, जो करीब 25,950 के ऊपर है, और फिर सस्टेन करें आप उन लेवल्स को, तो फिर दोबारा से आप देखेंगे कि मार्केट में आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता हुआ नजर आएगा। इन सब के बीच में सबसे अच्छी बात क्या है प्रशांत, की जो 2 की सेक्टर्स हैं जिनका सबसे ज्यादा वेट है इंडेक्स में, बैंकिंग और आईटी, वो काफी हद तक अभी तक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो जब तक वो होल्ड हो रहे हैं 58,800 400 का जोन बैंकिंग इंडेक्स में, तो मान के चलिए कि हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर है इंडेक्स में, बट इवेंचुअली दोबारा अटेम्प्ट हो सकता है 25,700 को होल्ड कर निफ्टी में एक रिकवरी का।
चलिए, तो 25,700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए और नज़र रखनी होगी। हम आएंगे अब शर्मिला जी के पास। शर्मिला जी, ऐसे बाज़ार में हम जान रहे हैं कि एक तरह की मुनाफा वसूली तो देखने को मिलती है, फिर भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं और ओवरऑल एक तरह का मोमेंटम सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक तो बेहतर नज़र आ रहा है, एटलीस्ट दिग्गजों और बाकी फ्रंट पे। हमें बताइए, आप के हिसाब से नए साल में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां नजर रखनी चाहिए? कि वो सेक्टर है जहां पर जीएसटी के बेनिफिट्स रहेंगे। तो आज खैर ऑटो करेक्ट हुआ, लेकिन जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं दे डेफिनेटली सीम टू सजेस्ट कि जो जीएसटी गेन्स रहेंगे दैट विल प्ले आउट इन द ईयर टू कम। एफएमसीजी की भी काफी कंपनीज है, तो इस तरह की कंपनीज पर ध्यान दिया जाए। और उसके साथ साथ आई थिंक जो एक फाइनेंशियल सेक्टर की एक जो बड़ी थीम प्ले आउट हो रही है वो है ही शायद उसमें फिलहाल वी आर सीइंग मोर PSU बैंक सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग, लेकिन आगे चलकर शायद बाकी बैंकिंग स्पेस भी ज्वाइन करे। और बाकी के जो NBFCs है आई थिंक दे आल्सो स्टार्टेड परफॉर्मिंग एंड इट्स बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर। आई थिंक दैट्स लाइकली टू कंटिन्यू। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि काफी हम लोग सुन रहे हैं अभी की जिस तरह से कि वी आर क्लोज टू डूइंग अ ट्रेड डील, अगर वो चीज हो जाती है तो जो एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर्स है जो काफी आई थिंक पिछले 6-7 महीने से देर नॉट रियली डन मच, तो उनमें भी एक फिर से आउटलुक थोड़ा बेहतर हो सकता है। एंड देन आई थिंक द ऑब्वियस प्लेस विल बी विद कीपिंग द बजट इन माइंड। वो हम सेक्टर्स जानते ही है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल थीम्स दैट कुड प्ले आउट, वो धीरे धीरे सामने आना चालू होगी एंड देन मार्केट विल प्ले टू दैट। वाकई जो है ये वो सेक्टर हैं जहां पर नज़र रखनी चाहिए और कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो भी शर्मिला जी ने बखूबी आपको बताया। चलिए, अब आप सवालों को शामिल करते हैं। शिव नारायण पारीक हैं और इन्होंने सवाल पूछा है पराग मिल्क पे। 205 शेयर हैं अजीत जी इनके पास, 319 के भाव पे इन्होंने ख़रीदारी की है और यहाँ पर इनको हल्का नुकसान भी होता हुआ और शॉर्ट टर्म का नज़रिया पराग मिल्क पर लेकर चल रहे हैं। बताइए क्या सलाह होगी? प्रशांत, देखिए बहुत कम स्टॉक हैं मिड कैप स्मॉल कैप बास्केट में से जो कि रिकॉर्ड हाइस अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने दिखाए हो, पराग मिल्क उनमें से एक ऐसा काउंटर है। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन के बाद ये करेक्टिव फेज देख रहा है। ऑलमोस्ट करीब महीना भर हो गया हमको एक प्रॉफिट टेकिंग फेज देखते हुए फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइस। अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम अब सबसाइड हो रहे हैं, मींस जो सेलिंग प्रेशर था जो प्रॉफिट टेकिंग का वो अब काफी हद तक कम हो रहा है। और मुझे लगता है कि 290 का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट इमर्ज होकर नजर आएगा आने वाले दिनों में। तो जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है आपका 290 का, डेफिनेटली बने रहने की राय होगी। तेजी के लिए दोबारा से 315 को रिक्लेम करना जरूरी होगा। जब भी आप उन लेवल्स के ऊपर क्लोज करते हुए देखेंगे स्टॉक को तो फिर 340 345 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। तो अभी के लिए बने रहने की राय होगी 290 के स्टॉप लॉस के साथ 340 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो 290 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। आरपी चौधरी हैं और इनका सवाल हुडको पे है। 344 के भाव पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है और यहाँ पर जो है वो स्टॉक पर नज़रिया जानना चाहते हैं। फिलहाल नुकसान पे हैं 344, काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी। शर्मिला जी, क्या समय दिया जाए तो थोड़ी बहुत रिकवरी हो सकती है हुडको में? 344 की बाइंग है वैसे। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल आई थिंक उनको बने रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है इस स्टॉक को रिकवर होने में, बिकॉज ओवरऑल जिस तरह के नतीजे रहे हैं और जिस तरह का अभी वैल्यूएशन है उससे लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी रिकवरी होगी। बट आई थिंक दिस वुड बी द रॉन्ग प्राइस सेल, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। रहिए और ऊपरी स्तरों पर जाए जब आए तो थोड़ा एक बार और रिव्यू कीजिए, उस वक्त के मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रैकिंग करनी होगी। जगजीत अरोड़ा हैं और इनका सवाल रेमंड पे है। 30 शेयर हैं इनके पास अजीत जी और इनकी बाइंग प्राइस है 650 की और यहाँ पर इनको रेमंड में नुकसान होता हुआ। बताइए क्या सलाह होगी रेमंड पे अजीत जी? प्रशांत, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिला था। ऑलमोस्ट वर्टिकल मूव था फ्रॉम द लोज ऑफ अराउंड 50 टू 800 के लेवल्स। उस बीच में आप देखेंगे इन 3-4 सालों में एक एक्सेप्शनल रन था। पिछले करीब 1.5 साल से आप देख रहे हैं कि स्टॉक में कंसोलिडेशन का टोन था, बट उसके बीच में भी आपने काफी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव जो कि ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाइज तक लेके गए थे स्टॉक को, वो भी देखे।
अब पिछले करीब 4-5 महीनों से जो हम देख रहे हैं ग्रेजुअल डिक्लाइन, बहुत ड्रिफ्टिंग है और वॉल्यूम ना होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रेशर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी इस वीक में जो कि आपका अप्रैल मंथ के जो लोस थे जहाँ से लास्ट टाइम रिकवरी आई थी उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो इंडिकेशन कुछ अच्छे नहीं है यहाँ पे। इंडिकेशन यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप 370-350 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरसोल्ड है, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत रिस्पाइट अगर होता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट के बारे में भी सोचना चाहिए। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड पे रहने के चांसेस ज्यादा है। तो नेगेटिव ट्रेंड ही यहाँ पर नजर आ रहा है, रणनीति भी आपको बता दी गई। कृष्ण हैं, कृष्णा विश्वकर्मा, और इन्होंने अनंत राज जो है इसमें खरीदारी की हुई है। 1885 शेयर इनके पास, 610 की इनकी बाइंग है। वैसे तो इनको नुकसान होता हुआ, लेकिन आज रियल्टी स्टॉक में एक जोश जरूर नजर आ रहा है। 531 का भाव है अनंत राज का, इनकी बाइंग 610 की है, काफी ऊपरी स्तरों की, और अच्छा खासा नुकसान भी झेल रहे हैं। अब बताएं शर्मिला जी, क्या राय होगी अनंत राज पे? तो मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए। रियल एस्टेट और खास करके मुझे लगता है जो ऐसे प्लेयर्स जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में है, उनको मेरे हिसाब से आगे उनके लिए 2-3 साल काफी अच्छे रह सकते हैं। यस, द स्टॉक हैज करेक्टेड, लेकिन वैल्यूएशन भी काफी ठीक लग रहे हैं। सो आई वुड नॉट, मैंने उनका बाइंग प्राइस मिस किया, लेकिन मुझे लगता है कि 600 के लेवल्स तक तो उनको बने रहना चाहिए। ठीक है, तो 600 के स्तर तक के लिए आपको बने रहने की सलाह। परमात्मा गुप्ता हैं और इनकी बाइंग है सुजुलॉन पे, 3700 शेयर हैं इनके पास, और इनकी बाइंग प्राइस है ₹67, 67.5। यहाँ पर इनको नुकसान होता हुआ क्योंकि इनके भाव से नीचे आ चुका है स्टॉक का। सुजुलॉन पे अजीत जी क्या नजरिया बन रहा है? देखिए प्रशांत, यहाँ पे हम सबको पता है कि इस तरह की वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस करता है स्टॉक, बट नो डाउट पास्ट काफी अच्छे डायरेक्शन मूव भी देखने को मिले हैं। बट जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट करीब 2 साल हो गया है इसी तरीके के वॉलेटाइल स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। ब्रॉडली 45 से लेकर आपका 70, बीच में एक बार 85 भी लगा है, बट इसी रेंज में ही आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोअर बैंड के पास आ गए हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कंसोलिडेशन दिखे, उसके बाद एक रिस्पाइट दिखे, बट मेजर डायरेक्शनल मूव जो तेजी का वो 58 जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक नहीं आएगा। तो अगर आपका नजरिया छोटी अवधि का है तो मेरे हिसाब से रिकवरी को यूटिलाइज करिए अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए। मींस 56-58 के पास आता है, एक बार को एग्जिट के बारे में आप सोच सकते हैं। इन द इंटरिम 45 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई सुजुलॉन पे। बहरहाल इतने ही सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब पर भेजते रहिए, बढ़ेंगे आगे और लेकर आएंगे आपके लिए वीआईपी शेयर्स। और शर्मिला जी बताइए, आज आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? आई एम गोइंग विद नेस्ले। थोड़ी देर पहले मैंने ये बात भी छेड़ी थी कि एफएमसीजी स्टॉक्स में जिसमें जीएसटी के कट्स आएंगे वो बेनिफिट्स रहेंगे उनके लिए। और नेस्ले एक ऐसी कंपनी है, आई थिंक ऑलमोस्ट 70% ऑफ देयर पोर्टफोलियो विल सी सम और द अदर बेनिफिट बिकॉज ऑफ द जीएसटी कट्स। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि उनके नंबर्स में हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस आल्सो सीम टू हैव पीक्ड, यानी जो उनकी मेन कमोडिटीज है वो भी उनको एक फायदा रहेगा। तो आगे चलकर मुझे लगता है कि एंड क्वालिटी के बारे में तो आई मीन इट्स जिस तरह के जो 3-4 बड़े नाम है एफएमसीजी में उनमें नेस्ले गिना जाता है, तो उस लिहाज से भी इट्स गुड डिफेंसिव प्ले टू बाय। तो 1380 के टारगेट्स ध्यान में रखकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस। चलिए, तो नेस्ले 1380 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह। अजीत जी अपनी टॉपिक बताइए आज की। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, यहाँ पे जैसे हमने बात की कि स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी मार्केट एक साथ ट्रेंड कर रही है। बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं, खासतौर से आईटी में जहाँ पे किस ट्रेंड दिख रही है। उनमें से जो प्रोमिनेंट नाम इन्फोसिस का, जहाँ पे कि अभी एक अच्छे मूव के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ था और दोबारा से अब नेक्स्ट लेग के लिए तैयार हो चुका है मूव के लिए। तो 1675 तक के टारगेट्स के लिए इन्फोसिस को आप लॉन्ग कर सकते हैं 1600 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ सीमेंट स्पेस में काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद रैमको सीमेंट ये भी तैयार है एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव के लिए। आज के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखाया। मुझे लगता है ये जस्ट शुरुआत है। करीब 1215 तक के लेवल्स नियर टर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। 1040 के स्टॉप लॉस के साथ रैमको सीमेंट में भी आप बाय कर सकते हैं।
तो रैमको सीमेंट और इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह आपको अजीत जी की तरफ से। शुक्रिया करेंगे अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी चर्चा में जुड़ने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप रहिए टीना स्वदेश।